नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत है। तो कुछ हरे निशान में शुरुआत हुई है। एसजीएक्स निफ्टी इस समय 35-36 अंकों की स्ट्रेंथ पर कर रहा है कारोबार, और बाकी एशियन मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1/4 से आधे % की स्ट्रेंथ दिख रही है। 113 अंकों की मजबूती लेकर निके जापानीज मार्केट इस समय ट्रेड करता दिख रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ दिखी है। 31,500 के पार 200 अंकों की स्ट्रेंथ लेकर डाउ फ्यूचर्स कर रहा है कारोबार। तो 100 अंकों से अधिक की मजबूती फिलहाल नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है। भारी उठापटक हालांकि कल हमने कमोडिटी मार्केट में बनते हुए देखी, और अभी भी कुछ पॉकेट्स में दायरे का ट्रेड है तो कुछ में हमने ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ देखा है। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बीते सत्र में, आज कहां रखनी है नजर, सब डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। शुरुआत तो कुछ अच्छी होती हुई दिख रही है। कच्चा तेल ऊपर गया जरूर, लेकिन फिर अब कूल ऑफ हो गया और सोना है दायरे में। क्या करें? एब्सोल्युटली अच्छे मूड में दिख रहे हैं बाजार। कल ऑफ कोर्स अमेरिकी बाजार बंद थे तो वहां से कोई संकेत नहीं आ रहे हैं, बट आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स देखिए जबरदस्त एक्शन बन रहा है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी देर पहले 225 अंक ऊपर आपको दिख रहे थे, अब देखिए वहां पर भी 200 अंकों की तेजी दिख रही है। 100 अंक ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी करीब 50 अंक ऊपर है, और बाकी के एशिया के बाजारों में भी आप हल्की हल्की बढ़त इस समय बनते हुए देख रहे हैं। तो अच्छे मूड में दिख रहे हैं बाजार। कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव खबर नहीं आई है। ऑफ कोर्स अमेरिका के बंद होने से वहां से तो कुछ बड़े संकेत आपको नहीं आते हुए दिखे। एक दो फैक्टर्स हैं खबरों के दम पर अगर आप नजर रखें तो चीन ने फॉरेक्स लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो के रिक्वायरमेंट्स को काटा है, यानी कि जो फॉरेक्स अवेलेबिलिटी है कंट्री में उसको बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं ताकि जो उनकी करेंसी है उस पर ज्यादा दबाव ना बढ़े, क्योंकि डॉलर इंडेक्स पर हम लगातार बढ़त देख रहे हैं। इसके साथ ही यूरोप की अगर बात करें, कल मिला जुला कारोबार आपने आते हुए देखा। जितनी कमजोर शुरुआत हुई थी उतनी कमजोर क्लोजिंग नहीं हुई। ठीक ठाक एक्शन उसके मुकाबले अगर आप कहेंगे यूरोप में दिखा, बट हाँ उनकी भी करेंसीज पर दबाव कायम है। यूरो और यूके का पाउंड दोनों पर ही आपको दबाव है। इनफैक्ट पाउंड 2.5 साल के निचले स्तर पर है, यूरो और डॉलर तो पैरिटी पर आ ही चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स बड़ी जो खबर थी वो ये थी कि लिज ट्रस बनने वाली हैं यूके की नई प्रधानमंत्री। ऋषि सुनाक भी रेस में थे, बट लिज ट्रस आगे निकली, तो बोरिस जॉनसन को लिज ट्रस अब रिप्लेस करेंगी। काफी चैलेंजेस होंगे जब ये अपना कार्यकाल संभालेंगी। ऑफ कोर्स ज्यादा एक्शन आपने कमोडिटी बाजार में देखा, और जैसे आप कह रही थी ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया है। 1 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती है। कुछ समय पहले इन्होंने एक प्रोडक्शन हाइक भी जो किया था आउट ऑफ टर्न, पिछले महीने जो हुआ था 1 लाख बैरल प्रतिदिन का, उसको वापस ले लिया इन अ सेंस आप कह सकते हैं। अक्टूबर से ये लागू होने वाला है, तो इसका कल शाम को आपने एक्शन जरूर देखा। और कल जब हम क्लोजिंग में भी थे तो 94 के ऊपर आपको ब्रेंट दिख रहा था, फिलहाल 95 पर ट्रेड कर रहा है। तो नेट वहीं पर आप वापस आ गए हैं जहां पर हम कल क्लोजिंग के वक्त थे। बट हाँ ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर आपको रखनी है नजर। बट उसके सामने डिमांड को लेकर भी थोड़ी आपको आशंका है, जिस तरह से चीन में परेशानियां इस समय चल रही हैं। बट नॉनदलेस ओपेक का ये फैसला था। नेचुरल गैस पर रखिए नजर, दाम ज्यादा इस समय रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बट फिलहाल नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन अनिश्चित काल के लिए बंद है रशिया की तरफ से, और यूरोप में परेशानी इसकी बढ़ रही है। कल 30% का उछाल हमने नेचुरल गैस के प्राइसेस में यूरोप में देखा था। हालांकि वहां से प्राइस थोड़े स्टेबल जरूर हो गए हैं, बट जर्मनी में आर्थिक मंदी आ सकती है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स लगभग सभी इंडस्ट्रीज नेचुरल गैस सप्लाई पर रिलाई करती हैं, और हाउस होल्ड कंजम्पशन भी काफी ज्यादा है, और विंटर भी अब आ रही है। तो यूरोप की परेशानियां अभी गई नहीं है। इनफैक्ट प्रॉब्लम ये बढ़ सकती है अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूती दिखी रही है। 110 20 साल की ऊंचाई पर ये ट्रेड कर रहा है। वहां पर बाकी करेंसीज पर क्या इंपैक्ट आता है ये देखना पड़ेगा। मेटल्स में ऑफ कोर्स ज्यादा एक्शन आपने नहीं देखा। सोने की हल्की बढ़त थी, चांदी एक हफ्ते की ऊंचाई पर आ गई है, बट ज्यादा एक्शन यहां पर नहीं दिख रहा है। बेस मेटल्स भी थोड़ा मिला जुला दिख रहे हैं, और एग्री में आपको लाल निशान में कारोबार दिख रहा है। तो बड़ी खबर ये थी जो ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया है। अब आगे जाकर इसका क्या इंपैक्ट रहता है, नेचुरल गैस सप्लाईज पर क्या कॉमेंट्री आती है। डॉलर काफी मजबूत है, एंड ऑफ कोर्स फिलहाल अमेरिकी फ्यूचर्स एशिया के बाजार बढ़िया मूड में दिख रहे हैं। चलिए, तो कह सकते हैं कि इतनी बुरी खबर फिलहाल आती भी नहीं दिख रही, और कच्चा तेल नीचे हो जाए तो दुनिया भर की इकोनॉमीज के लिए अच्छी ही बात होगी। शुक्रिया दीपू पूरी डिटेल रखने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैश स्पेस में बिकवाली का जो आंकड़ा है थोड़ा बढ़कर आया है। 800 करोड़ से अधिक की बिकवाली हमने देखी है, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक कुछ लौटते नजर आए। 535 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर है, और एफएनओ में हमने फिर से तगड़ी खरीद बनते हुए देखी। 3862 करोड़ के आसपास का वो फिगर निकल कर आया है खरीदारी का। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सबके बीच आपको आज क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर,
सर गुड मॉर्निंग। इस सुबह जो डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं, जैसे क्यूज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है सर, क्या ट्रेडिंग रणनीति हमारे दर्शकों को अपनानी चाहिए और लेवल्स क्या होंगे फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, संकेत तो ठीक है, क्योंकि अमेरिकी बाजार बंद है और डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें तो मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। कल भारतीय बाजार ने क्लोजिंग भी अच्छी दी है, 17,600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे, तो धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह भी है कि थोड़े एफआईआई के खराब आंकड़े थे शुक्रवार को, लेकिन उसके बावजूद हमारे बाजार बढ़ गए। आज तो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो थोड़े बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वायदा कारोबार में उन्होंने हल्की फुल्की खरीदारी की है। कैश मार्केट में छोटा बिकवाली का आंकड़ा है, तो सामने घरेलू फंड की खरीदारी भी है। सो आई थिंक थोड़ा और ऊपर जाने की जगह है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। सबसे बढ़िया बात एक और ये है कि कल बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ दे भी दिया है, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा संकेत है। अब जहां तक आज का सवाल है, ट्रेडिंग रेंज थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 17,550, 17,650, 17,625 के आसपास या 600 के आसपास की अब आप सपोर्ट रेंज लेकर चल सकते हैं। ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। थोड़ा उसके नीचे 17,475, 17,550 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पर आज आपके लिए रहेगा। ऊपरी स्तरों पर 17,750 से 17,800 तक जाने की कोशिश एक बार निफ्टी की हो सकती है, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 39,500, 600 के आसपास बार बार रुकावट आती दिख रही थी। अब आज के लिए वही लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, 39,550, 39,675। ये है वो रेंज जहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा। और ऊपरी स्तरों पर 39,950, 40,050 ये रेंज जहां तक जाने की कोशिश होगी। एक बार 40,050 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिका तो 40,300 से 40,500 तक की रेंज के लिए रास्ता खुलता है, वहां तक भी तेज दौड़ बैंक निफ्टी लगा सकता है। सो ओवरऑल बायस पॉजिटिव साइड पर है। जैसे एक ही चीज ध्यान में रखनी है, दो बड़े लेवल आपके नजदीक आते हुए दिखेंगे, एक 17,800 और दूसरा 40,000। तुम लेवल के आसपास ग्लोबल संकेतों को देखकर डिसाइड करें। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। चलिए, तो क्लियरली सर ने मेंशन किया है कि ट्रेडिंग रेंज थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकती हुई दिख रही है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि हम नए रेजिस्टेंस बैंड को ऊपर की तरफ छूते हुए नजर आएंगे। लेवल्स रिपीट कर देती हूँ, 17,475, 550 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, एंड इवेंचुअली 17,600 की तरफ इजीली मूव करता हुआ निफ्टी दिखाई देगा। अपर बैंड जो है वो 17,750 से 800 की दिख रही है, और ये टेस्ट करने के बाद एक बड़े ब्रेकआउट के लिए हम निफ्टी को तैयार होता हुआ देखेंगे। कुछ ऐसा ही आप कह सकते हैं, ऐसी ही रणनीति बैंक निफ्टी में भी रहेगी। 39,500 से 600, 550 से 675 ये एक सपोर्ट रेंज का बैंक निफ्टी में काम करेगा। अपर बैंड 39,950 से 40,050 तक स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। वंस अगेन यहां पर भी 40,000 के लेवल का महत्व सर ने सामने रखा है, और इसके पार कुछ अच्छी स्ट्रेंथ के लिए बैंक निफ्टी तैयार होता हुआ नजर आएगा। तो इन दो लेवल्स पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पर रखनी है नजर। लेकिन खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा, किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में आपको आज कमाई का मौका मिल सकता है, पूरी डिटेल लेकर अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, कहां है खबरें? जी, सबसे पहले रिजल्ट्स में आप देखिएगा, कैश में नागार्जुन फर्टिलाइजर्स हैं, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। फाइजर बोर्ड मीटिंग है इंटरम डिविडेंड पर। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। पराग मिल्क 1.2 करोड़ जो प्रेफरेंशियल बेसिस पर इशू किए गए शेयर्स हैं, उनकी आज लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। एक्स डेट है गेल इंडिया में जो बोनस इशू है 1:2 का, और कामधेनु में जो डी मर्जर है पेन डिवीजन का। आईपीओ अपडेट, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक अगर आप आईपीओ देखेंगे तो पहले दिन लगभग 83% भरकर आता हुआ दिखा है, जिसमें अगर आप क्यूआई भी देखेंगे 73% है, एनआईआई अगर आप देखेंगे तो 58% है। एनटीपीसी 600 मेगावाट के जाबुआ पावर प्लांट का अधिग्रहण किया है। हालांकि ये जो 925 करोड़ में जो है ये पावर प्लांट का अधिग्रहण किया है, पर ये जाबुआ पावर प्लांट के लिए जो ये रिजोल्यूशन प्लान है वो एनसीएलटी से इनको 6 जुलाई को ही इनको मंजूरी मिल चुकी थी। उसी के साथ साथ माफ कीजिएगा, इस साल कैप्टिव माइंस से अगर कोल प्रोडक्शन का अगर आप डेटा देखेंगे तो वो 62% की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। नारायण हृदयालय शिवा एंड शिवा ऑर्थो हॉस्पिटल के साथ उन्होंने बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है, और ये 200 करोड़ में ये जो अधिग्रहण है उसके लिए ये एग्रीमेंट किया है। उसी के साथ साथ शिवा एंड शिवा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के जो ओसीडीज हैं वो लगभग 80 करोड़ के ओसीडीज है, कंपनी उसे सब्सक्राइब भी करेगी। पीवीआर और आइनॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीवीआर को 11 अक्टूबर को आइनॉक्स लीजर के मर्जर पर शेयर होल्डर्स की बैठक होगी, और वहीं अगर आइनॉक्स में देखेंगे तो उनकी 12 अक्टूबर को शेयर होल्डर्स के लिए बैठक होगी, और ये 22 अगस्त 2022 की अगर आप बात करेंगे तब एनसीएलटी ने दिया था कि कंपनी को ये आदेश दिया था कि आपको मीटिंग बिठानी है।
जुबिलेंट फूडवर्क्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो समीर खेत्रपाल साहब हैं उन्हें कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त कर दिया गया है। और अंत में डिलीवरी लिमिटेड पर ध्यान रखिएगा क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगभग 1 लाख शेयर्स जो हैं उनका अधिग्रहण किया है और उनकी अब कुल हिस्सेदारी बढ़कर 4.98% से बढ़कर 5% हो गई है और ये 1 सितंबर को ओपन मार्केट के जरिए खरीदे गए थे। चलिए, तो ये वो खबरें हैं, ये वो ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर आज आपको चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है और उसी के हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग की रणनीति अपना सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे शुरुआत। तो मेटल स्पेस में है भरोसा, नैल्को खरीद के चलने की सलाह इनकी तरफ से आ रही है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 79 रुपए 40 पैसे का था। 85 का टारगेट ऊपर बनता दिख रहा है और इस स्ट्रैटेजी में 76 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अब आते हैं अनाटी सिक्योरिटीज की तरफ। ट्रेंड खरीद के चलने की सलाह इनकी तरफ से निकल कर आ रही है। इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस 1370 का लगाना है, टारगेट आपको 1460 का मिल जाएगा। और सेंट्रम ब्रोकिंग इनकी तरफ से 2 रिकमेंडेशंस है। पहली तो है पीवीआर में, पीवीआर आपको खरीद के चलना है 1918 के स्टॉप लॉस के साथ, 1975 का टारगेट मिल जाएगा। और रेन इंडस्ट्रीज यहां पर भी खरीद की ही रिकमेंडेशन है, स्टॉप लॉस 199 का, टारगेट 212 का आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। ओके, चलिए आज हम थोड़ी सी अलग शुरुआत करने वाले हैं। आज इक्विटी स्पेस नहीं बल्कि कमोडिटी स्पेस के साथ हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे और आज कमोडिटी की रणनीति समझाने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सोने चांदी पे फोकस कर लेते हैं। थोड़ा निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है ऑफकोर्स क्योंकि डॉलर इंडेक्स है वो अपनी 20 साल की ऊंचाई से थोड़ा हल्का होता हुआ दिखा है, बट इज इट हियर टू स्टे? सोना और चांदी खरीदारी बनती है आज ओपनिंग में? वेरी गुड मॉर्निंग नेट। डेफिनेटली कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा। मॉर्निंग सेशन में हमने देखा 102 का एक माइटी लेवल डॉलर इंडेक्स ने छुआ, बट ओवर द टाइम हमने देखा कि वापस वो लेवल से मार्केट रिट्रेस करना चालू हो चुका। कल यूएस मार्केट बंद था तो कोई एज ऑफ नाउ कोई बड़ा इवेंट नहीं था, बट यूरो जोन से और यूके से जो न्यूज आई है न्यू पीएम को लेकर, उसके बाद हमने देखा कि पाउंड में, यूरो में थोड़ा बहुत बाउंस आना चालू हो चुका है, जिसका एक सपोर्ट गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिलेगा। तो टेम्परेरी मुझे लगता है कि प्राइजेस में एक रिट्रेसमेंट कंटिन्यू है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा फॉल है और गोल्ड भी 1700 के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो 50,350 पे गोल्ड लेके चलिए, 50,700 तक का लेवल गोल्ड में मिल जाएगा। चांदी ओवर हम बोल सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर में थी, पिछले हफ्ते $18 का लेवल भी तोड़ दिया था, बट रिकवर फास्ट कर लिया है। तो 53,300 के करीब लेके चलिए, एक अच्छा जंप देखने मिल सकता है जो 54,500 तक का लेवल रहेगा। कच्चे तेल में क्या किया जाए? कल तो एज एक्सपेक्टेड क्योंकि सरप्राइज मूव था तो हमने 3% की स्ट्रेंथ आते हुए देखी, लेकिन उतनी तेजी से आज सुबह कूल ऑफ भी हो गया। कच्चे तेल में आज क्या करें? देखिए मुझे लगता है कच्चा तेल 92 के आसपास ही जो बिगर सपोर्ट है मार्केट में। कल ओपेक के अपडेट के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस भी आया, बट अभी मुझे लगता है जो एनर्जी क्राइसिस यूरोप में चल रहा है वो कहीं ना कहीं कच्चे तेल को और बाकी एनर्जी प्रोडक्ट को सपोर्टेड रखेगा। उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि कल की तेजी का थोड़ा पुल बैक जरूर आया है, बट 7,080 पे लेके चल सकते हैं। 6950 के स्टॉप लॉस से प्राइजेस वापस 7180 से 7300 तक का जंप दिखा सकता है। में क्या किया जाए आज? देखिए पूरे बेस मेटल में हमने पिछले हफ्ते काफी बड़ा इरोजन आते हुए देखा, बट जिस ढंग से कल चाइना से हमने वापस रेट एडजस्टमेंट होते हुए देखा और जो सपोर्ट चाइना इकोनॉमी को करने की कोशिश करी उसका एक सपोर्ट प्राइजेस को मिलता हुआ दिखेगा। कॉपर में टेम्परेरी जो बड़ा फॉल था उसके बाद एक जंप है, उसके चलते हम 638 पे बाइंग कर सकते हैं, बट अपसाइड लिमिटेड रहेगा। हैव टू रिव्यू अगेन कैसे मूव कर रहा है, बट 645 650 तक का जंप हम कॉपर में देख पाएंगे। जिंक में पिछले हफ्ते हमने जबरदस्त बड़ी गिरावट देखी थी, उसके बाद प्राइजेस रिट्रेस कर रहे हैं, 286 के करीब ले सकते हैं 293 के टारगेट के लिए। अच्छा, कल हमने केडिया जी जब 110 के पार डॉलर को देखा था तो सारी करेंसीज में प्रेशर था, हमारी करेंसी पर भी दबाव दिखा था। क्लोजिंग हालांकि हमने देखा कि काफी रेजिलियंस के साथ हुई, सिर्फ 5 पैसे ही नीचे हमने क्लोजिंग की है 7984 के पास। आज अगर किसी को यूएसडी आईएनआर में रणनीति अपनानी है तो वो क्या होगी? देखिए ऑलरेडी हमने लास्ट वीक भी देखा कि जब 80 के बियॉन्ड जाता है तो आरबीआई काफी हरकत में थी, हमने डॉलर सेलिंग भी आते गए, इंटरवेन होते हुए देखा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि 80 के बियॉन्ड यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स पे होल्ड नहीं करेगी, तो 79 90 95 के करीब बेचा जा सकता है 79 70 के टारगेट के लिए। एक बार कॉटन पे मैं आपकी रणनीति जानना चाहूंगी क्योंकि ऑफ कोर्स कल तो अमेरिकी बाजार बंद थे, लेकिन पिछले हफ्ते कॉटन की जमकर पिटाई हुई थी और हमने मल्टी वीक लोस पर उसे बंद होते हुए देखा था। कॉटन यहां से क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? देखिए कॉटन में मुझे लगता है कि जो यूएसडी का रिसेंट अपडेट आया था जिसके अंदर शॉर्टेजेस
बताया है 22-23 के लिए भी। डोमेस्टिक मार्केट में 124 के आसपास का सोइंग एरिया है, विच इज क्वाइट गुड, बट अभी भी यील्ड को लेके कंसर्न्स रहेगा। बट सितंबर अक्टूबर जनरली हम देखते हैं कि न्यू अराइवल्स का पीरियड रहता है, ऑलरेडी नॉर्थ में हमने अराइवल आते हुए देखा, जिसकी वजह से ये प्रेशर कंटिन्यू है। तो मुझे लगता है अगले हफ्ता भर और थोड़ा बहुत गिरावट रह सकता है, ऑन दी यील्ड के अराइवल्स अच्छे रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी मुझे लगता है कॉटन में पॉजिटिव रहना चाहिए, जिस ढंग से बैलेंस शीट, ग्लोबल बैलेंस शीट टाइट है। चलिए केडिया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस और करेंसी में आज कहाँ कहाँ हैं कमाई के मौके। आइए अब इक्विटी मार्केट की रणनीति पर बात करते हैं और हमारे साथ उस पर बात करने के लिए kiranjadhav.com के आशीष केलकर जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी कल के तगड़े मूव के बाद आज क्या लग रहा है? बैंक निफ्टी 40,000 के पार? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, जिस तरह से सेंटिमेंट है और जिस तरह के चार्ट्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये डेफिनेटली एक बार हो सकती है कोशिश कि हम बैंक निफ्टी को 40,000 के ऊपर जाते हुए देख पाए, क्योंकि एक स्विंग टॉप को भी बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है। 200 पॉइंट का ही गैप बाकी है 40,000 को छूने में और उसको क्रॉस करने में, तो डेफिनेटली मैं बुलिश हूँ। खुलने के बाद अगर एक अच्छा मौका मिलता है, एक छोटा सा भी डिप मिलता है, तो खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए। अगर हम एकदम प्रिसाइज लेवल में बताता हूँ, बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल बताने की कोशिश करूंगा। 39,850 के ऊपर अगर हम आज निकलते हैं और वहां पे एटलीस्ट 5 मिनट से ज्यादा समय का वक्त बिताते हैं, तो मैं मानता हूँ 40,150 के लेवल बैंक निफ्टी में टेस्ट होते हुए देख पाएंगे। तो मैं बैंकिंग सेक्टर में बुलिश हूँ, बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की मौके ढूंढने चाहिए। और क्या निफ्टी पे भी आपका यही व्यू बन रहा है? इसमें अगला पड़ाव क्या हो सकता है? अगला पड़ाव अगर हम देखेंगे तो 17,701 थोड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो यस डेफिनेटली हम 18,000 की तरफ निकलते हुए देख पाएंगे, लेकिन इसके लिए अभी नीचे की तरफ 17,620 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर हमें टिकना होगा निफ्टी में। ओके, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको इस मार्केट में आज कहाँ दिख रहा है? देखिए, जिस तरह में हमने कल मेटल स्टॉक में देखा था कि एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिला था, तो बहुत ऐसे स्टॉक्स है कि जो अभी ब्रेकआउट देने के कगार पर है। तो यस डेफिनेटली मेटल स्टॉक में भी मेरा थोड़ा सा फोकस रहेगा और मैं खरीदारी करना चाहूंगा हिंडाल्को का फ्यूचर, जिसका क्लोज करीबन 429 के आसपास है। इसके आसपास मिलता है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढेंगे। स्टॉप लॉस 424 का लगाएंगे। पहला लक्ष्य रहेगा 440 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 447 का। ओके, सिंस आप निफ्टी बैंक को लेके काफी बुलिश हैं, कल बैंकिंग स्पेस में भी हमने जबरदस्त एक्शन बनता हुआ देखा, और ना सिर्फ ब्लू चिप्स में या लार्ज कैप्स में, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिला। बैंकिंग स्पेस, यहाँ पर आपकी कोई प्रेफरेंस होगी आज के मार्केट में? यस डेफिनेटली, IDFC फर्स्ट ये एक ऐसा बैंक है जो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। उसने कल के क्लोजिंग बेसिस पर पेन एंड पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी दिया है, तो इसमें हम खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कल ये स्टॉक रेकमेंड भी किया था अपने शो के दौरान। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर में मानता हूँ 55 तक के लेवल्स आते हुए, कुछ 6 दिनों का मैंने टारगेट दिया है कि 6 दिनों में 55 और 57 तक ये स्टॉक जाता हुआ हम देख पाएंगे। उसके साथ साथ अगर हम दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स में से किसी की बात करेंगे तो मैं मानता हूं कि ICICI बैंक ये एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। एक छोटा सा पड़ाव रहेगा 890 का, 890 के ऊपर निकलते ही और बहुत तेजी से ये स्टॉक ऊपर भागता हुआ हम देख पाएंगे। कल एग्री सेक्टर काफी बजिंग था और यहाँ पर हमने देखा कि धानुका एग्री, जैन इरिगेशन, शक्ति पंप्स, ये कुछ ऐसे स्पॉट्स रहे हैं जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। क्या ये स्टोरी अभी आगे जारी रहेगी? डेफिनेटली मैं मानता हूं कि ये स्टोरी आगे रहने की संभावना मुझे चार्ट के ऊपर देखने को, मतलब हम देख सकते हैं। किसी एक को चुनना है तो पहले डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि शक्ति पंप हमने हमारे ऑलरेडी क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है। शक्ति पंप में एक बुलिश वेज पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट 2 ट्रेडिंग सेशन पहले मिला है। इस स्टॉक का कल का क्लोज करीब 550 के आसपास का है। मैं मानता हूँ एक अच्छा खासा अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। 620 तक के टारगेट अगले 15 दिन से 3 हफ्ते में देखने को मिलने चाहिए। ठीक है आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में आज कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। आइए बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो
तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है एफआईआर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी कुशल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुशल, मॉर्निंग, ओवर टू यू। मॉर्निंग नेहा। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में सबसे पहले मेटल स्पेस है जिसकी अभी बात भी हो रही थी। यहां पर आप देखिए सिटी ने अपनी राय जारी की है जेएसडब्ल्यू स्टील और साथ ही टाटा स्टील पर, और खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए जेएसडब्ल्यू स्टील पर ये 600 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। साथ ही टाटा स्टील पर आप खरीदारी की राय बरकरार रखी है इन्होंने। इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील पर तो न्यूट्रल की रेटिंग दी है। इनफैक्ट 125 रुपए के टारगेट टाटा स्टील पर ये देते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ साथ क्रेडिट स्विस की रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी राय आती हुई दिख रही है। न्यूट्रल रेटिंग के साथ 2510 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर भी ये देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक भारतीय एयरटेल का सवाल है, यहां पर क्रेडिट स्विस ने अपनी बुलिशनेस बरकरार रखी है और आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए 900 रुपए के टारगेट ये यहां पर भी देते हुए दिख रहे हैं। 740 रुपए का ये मौजूदा भाव है। इनफैक्ट आप मैक्वेरी को देखिए, यहां पर एचडीएफसी बैंक पर इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 2005 रुपए के लक्ष्य ये देते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैक्वेरी ने ही एचडीएफसी लिमिटेड पर भी जारी की है। इनका मर्जर्स भी आगे होने वाला है, बट आउट परफॉर्म रेटिंग यहां पर भी देते हुए दिख रहे हैं और मौजूदा भाव से अच्छी स्पाइक यहां पर भी ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2960 रुपए के टारगेट्स मैक्वेरी यहां पर एचडीएफसी लिमिटेड पर दे रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की भी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। मन्नापुरम फाइनेंस को लेकर 130 रुपए के टारगेट खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए यहां पर ये भी देते हुए दिख रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि जो नॉन गोल्ड सेक्टर की ग्रोथ है वो काफी सिग्निफिकेंट रह सकती है FY23 में, और आगे चलकर यहां पर जो निम्स हैं कंपनी के वो भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं, और वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है। और अंत में एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अगेन मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आ रही है अपोलो टायर्स पर। यहां पर आपको नजर रखनी है क्योंकि यहां पर ओवरवेट रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है इन्होंने, और 329 रुपए के लक्ष्य ये देते हुए दिख रहे हैं। 255 रुपए आपको मौजूदा भाव रहेगा, और आगे चलकर ये मान रहे हैं कि अपोलो टायर्स एक प्रीमियम कंपनी है, और आगे चलकर ये कमोडिटी कॉस्ट जो राइज होता हुआ दिखा है वो कंज्यूमर्स को पास करते हुए दिख सकते हैं, और इसी वजह से यहां पर ओवरवेट रेटिंग मॉर्गन स्टैनली ने दी है। चलिए कुशल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एफआईआर की पूरी डिटेल्स रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा ज़ी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।